हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे के द्वारा जो पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल। पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल पूछा गया है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी आरआरबी जितने भी है, या एसएससी, जहां कहीं भी साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, वो सारे सवाल आज के सेट प्रैक्टिस में आपको सामने कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग मेटेलिक और जो मेटेलिक कंपोनेंट्स के बारे में जितने भी सवाल रेलवे के द्वारा पूछा गया, वो सारे सवाल बाइलिंगुअल हम लोग देखेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल, पहला हम लोग टॉपिक आते हैं सोडियम। सोडियम से संबंधित जितने भी सवाल पूछा गया है रेलवे के द्वारा, वो सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल जानना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला कौन सा लवण का इस्तेमाल होता है। बहुत ही कंटफ सवाल है, तो याद रखना, अग्निशामक यंत्र में जो इस्तेमाल किए जाने वाले सोडा एसिड है उसका नाम क्या है, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना है अग्निशामक यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। चलिए, नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। याद रखना, यह अस्थायी कठोरता है ना, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा को मिलाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही कंटफ सवाल है, याद रखना धावन सोडा को मिलाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये भी सवाल पूछा गया है। जितने भी सवाल लेके आए हो कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल है। अगला सवाल, प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रति अम्ल के संघटक के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप डी में ये भी सवाल पूछा गया। आज मैं लेकर आया लगभग 190, ठीक है, 190 सवाल लेकर आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही कंटफ सवाल, जितने भी मेटल और मेटेलिक कंपोनेंट्स है, यानी धातु धात्विक यौगिक है, वो सारे संबंधित जितने भी रेलवे के द्वारा पूछा गया, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एकदम स्थिर बनाए रखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटती है। चलिए, अगला सवाल, बेकिंग सोडा निम्नलिखित रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से कैसे अलग होती है। बहुत ही कंटफ है, सॉरी, अगला मतलब सवाल अलग है। बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से कैसे अलग है, तो यह रखना है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये, याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट तो है ये है, और टार्टरिक अम्ल जो इमली में मिलता है ना, वही टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है, तब बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, पाउडर बन जाता है। अगला सवाल आते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी हम सवाल करवा रहे हैं वो सारे सवाल आपको एकदम बहुत ही इजीली तरीके से जहन में भी याद हो रहा होगा। चलिए, अगला सवाल, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है, तो यह रखना बोरक्स का साधारण नाम, बोरक्स होती है साधारण नाम किसका, तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, शानदार सवाल है। अगला सवाल, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो कार्बन के उपयोग करके अपचयन करके किस धातु का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना सोडियम। याद रखना है सोडियम, सोडियम का जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कार्बन का उपयोग के अपचयन के द्वारा। ठीक है, सोडियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल। चलिए, अगला सवाल, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। शानदार सवाल है, तो यह रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये याद रखना, अच्छा सवाल था। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो यह रखना है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, NaOH। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो यह रखना है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम धावन सोडा कहा जाता है। ठीक है, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम धावन सोडा होती है। अगला सवाल, वह धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो यह रखना है सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एलपी द्वारा पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, धातु, कौन से धातु जो है केरोसिन तेल के में डुबो कर रखा जाता है, तो यह रखना सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखता है, ताकि वह ज्वलनशील, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ज्वलन
पैदा हो जाती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, ये दोनों शानदार एक सवाल था, बेसिक सवाल था। अगला सवाल, किसे जलाने पर धातु ज्वाला जो है पीला रंग हो जाती है? बहुत ही कंटाप सवाल, एकदम शानदार सवाल, ये शानदार एकदम बेसिक सवाल। अगर आप सोडियम को जला रहे हैं तो कौन सी लौ के साथ जलेगी? तो याद रखना पीले रंग की लौ के साथ जलेगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आरआरबी एसएससी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, ये तो हो गया। अगला सवाल आते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह रखना, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होती है। आरआरबी एलपी द्वारा पूछा गया सवाल है। ठीक है, 190 सवाल लेकर आया हूँ ऐसे ही बेसिक सवाल, और जितने भी मेटल और मेटेलिक कंपोनेंट्स है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला सवाल, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच एक बिजली पारित की जाती है तो निम्नलिखित में से क्या विघटित हो जाता है? तो यार अगर सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन यानी नमकीन घोल में बिजली पारित कर दिया जाए तो यह रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का निर्माण होती है, मतलब विघटित होती है। ठीक है, आरआरबी एलपी द्वारा पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सवाल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का विघटन होती है। अगला सवाल आते हैं, शानदार कंटाप सवाल। सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह है सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकलती है। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस निकलती है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोनों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। याद रखना है दोनों में CO2 गैस निकलती है, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाने पर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, नेट्रियम लैटिन नाम क्या है? अच्छा, ये बहुत ही कंटाप सवाल है, ये एकदम बेसिक नॉलेज। याद रखना है सोडियम का जो लैटिन नाम है ना वह नेट्रियम है, इसीलिए नेट्रियम को Na के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, सोडियम को Na के द्वारा लिखा जाता है क्योंकि रासायनिक नाम जो है लैटिन नाम है उसे नेट्रियम कहा जाता है सोडियम को। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी बन सकता है। अगला सवाल आते हैं, प्रकृति में अभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया गया है, तो मुक्त अवस्था में कौन से तत्व? तो सोडियम नहीं पाया गया है मुक्त अवस्था में। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ को किसके अंदर रखा जाता है? ये अभी हम लोग बता दिए। याद रखना है अगर सोडियम जो है ऑक्सीजन यानी हवा के संपर्क में आने से ज्वलन पैदा हो जाती है, मतलब जल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको ज्वलन से बचने के लिए केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो याद रखना है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है कठोर जल को नरम बनाने के लिए किया जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल आते हैं, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, तो यह रखना टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं वह टूथपेस्ट की सामग्री में नहीं बनता, तो जो है सोडियम कार्बोनेट से नहीं बनता है। ये याद रखना एनटीपीसी द्वारा पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो यह रखना सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो यह रखना बेकिंग सोडा। ठीक है, सूत्र ये है NaHCO3। तो यह रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? याद रखना है साधारण नाम बेकिंग सोडा। ठीक है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, घर के किचन में इस्तेमाल करते हैं, पकौड़ी उकड़ी बनाते हैं तो सोडा लगाते हैं, फूल जाती है, उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है और उसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म कर दिया जाता है तो उत्पाद क्या बनती है? तो यार में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट बन जाती है, यहाँ हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल, सोडियम, अच्छा ये सूत्र तो बता दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3, उसका नाम क्या है? तो यार ना बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यही
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों एक ही होता है। तो याद रखना, ये शानदार सवाल था। अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि केरोसिन में धातु संग्रहित होती है, मतलब केरोसिन में किसको डुबा के रखा जाता है, कौन सी धातु को। तो याद रखना, सोडियम तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नाइट्रियम, उसके बाद पोटेशियम को भी रखा जाता है, ठीक है। याद रखना है पोटेशियम सोडियम ये दोनों ऐसे तत्व है जिसे केरोसिन में डुबो के रखा जाता है हमेशा, ताकि वह ज्वलनशील ना हो, ठीक है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। धातु जो है ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो ठंडे जल के साथ अगर कोई तीव्रता से अभिक्रिया करती है तो याद रखना वह नाइट्रियम है, यानी सोडियम है, Na है। तो याद रखना है धातु जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन, सोडियम। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। घनत्व और क्वथनांक, ठीक है, यानी डेंसिटी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है निम्नलिखित में से दोनों निम्न है, किसका। तो याद रखना है सबसे कम घनत्व भी है और क्वथनांक भी बहुत कम है, याद रखना सोडियम का। बहुत जल्दी जो है यह उबलने लगता है, वह उड़ भी जाएगा, और याद रखना है बहुत कम घनत्व भी रहता है। ये इंपॉर्टेंट भी सवाल था, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल आते हैं। एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो याद रखना एक क्षारीय पार्थिव धातु सोडियम नहीं है। जितने भी सवाल हम ला रहे हैं वह सोडियम से संबंधित, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जितना भी सवाल बनाया गया है एसएससी, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग दूसरा कंपोनेंट हम लोग जाएंगे, उसके बाद आएंगे कैल्शियम के बारे में संबंधित जी, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और प्रीवियस ईयर सवाल हमेशा मैं कराता रहता हूँ, इसी चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं। यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता। तो याद रखना है किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। तो याद रखना बेकिंग सोडा, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। बेकिंग सोडा के क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं होता है। अगला सवाल आते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रित होने पर कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ मिला दिया जाए तो याद रखना है CO2 मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। जब सोडियम सल्फेट, ठीक है, जब सोडियम सल्फेट विलियम बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिला जाता है तो क्या बनता है। तो याद रखना है यह जो है जब सोडियम सल्फेट विलियम बेरियम क्लोराइड के साथ विलयन मिलाता है तो याद रखना बेरियम सल्फेट बन जाती है, स्थानापन्न क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना कौन सी हो जाती है, बेरियम सल्फेट बन जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है, कब। तो यह रखना कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित बनाती है। तो यह रखना है सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है बहुत अधिक धनावेशित आयन बना देती है, तो यह रखना है सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है, कौन सी धातु। तो यह रखना है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातु है जो खुले में रखने पर यानी ऑक्सीजन के संपर्क में रखने पर अचानक हवा में आने पर आग लग जाती है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने पर एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो यह रखना है अगर आपको एसिडिटी यानी अगर किसी को एसिडिटी हो गया है तो यह रखना बेकिंग सोडा का घोल अगर आप पी लिए पानी में मिला के तो आपको एसिडिटी तुरंत ठीक हो जाएगा। मतलब इनो जो बता इनो, ये इनो में बेकिंग सोडा का ही घोल रहता है, ठीक है, जो 6 सेकंड में ठीक कर देता है। प्रचार देखे होंगे ना। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है ये कि बेकिंग सोडा का घोल होता है, उसी के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के आपको जो एसिडिटी यानी एसिड जो बन गया है पेट के अंदर उस एसिड को फाड़ देता है, खत्म कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो याद रखना धावन सोडा के एक अणु में पानी 10 अणु पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक क्षार धातु कौन सा है। तो सोडियम एक क्षार धातु है, याद रखना है सोडियम एक क्षार धातु है, ठीक है। और पोटेशियम क्या है। तो याद रखना पोटेशियम एक क्षार मृदा धातु है। अगला सवाल है कि Na2O एक ऑक्साइड है क्या, मतलब सोडियम ऑक्साइड एक क्या ऑक्साइड है। तो याद रखना यह एक क्षारीय ऑक्साइड है, याद रखना ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। सोडियम ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं।
दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, क्यों? तो याद रखना, अगर दूध वाला ग्वाला आपके आसपास आ रहा होगा, उस ग्वाले में क्या करती है, बहुत आदमी नहीं करता है लेकिन ज़्यादातर क्या करता है, उस दूध में हल्का सा बेकिंग सोडा मिला देता है, क्यों? ताकि वह दूध ना जल्दी खट्टा ना हो, मतलब जल्दी खराब ना हो। ठीक है, बेचते बेचते बहुत जल्दी दिन अगर लग जाएगा तो खराब भी होने की संभावना है, इसीलिए वह बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है ताकि वह अम्लीकृत ना हो जाए। ठीक है, तो दूध को अम्लीकृत होने से रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा ग्वाला के द्वारा मिलाया जाता है। और यह भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बेकिंग सोडा हम लोग तो खाते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मिला दी जाती ताकि वह जल्दी खराब ना हो। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, बेकिंग पाउडर किसका और किसका मिश्रण है? मतलब बेकिंग पाउडर जो है वह किसका मिश्रण होती है? तो यह रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो है ही है, लेकिन टार्टरिक अम्ल का भी मिश्रण होता है। याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। अगला सवाल आते हैं, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होती है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होती है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, सोडियम कार्बोनेट अणु में परमाणु कितने मौजूद होते हैं? तो याद रखना, सोडियम कार्बोनेट में जो है अणु में 6 परमाणु मौजूद होते हैं। याद रखना है कितने होते हैं? तो 6। अगला सवाल आते हैं, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, परमाणु संख्या कौन सा वाला क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो याद रखना है, परमाणु संख्या अगर 11 है, ठीक है, या 19 है, तो ये जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। याद रखना है क्या बनाएगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। जितने भी पहले वाले ग्रुप में जितने भी है वह क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। तो जल के साथ हो या हवा के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया कौन करता है? तो अभी हम लोग शुरुआत से पढ़े सोडियम। सोडियम जो है जल के साथ हो या हाइड्रोजन के साथ यानी हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ, जितने भी हो सारे के साथ तुरंत अभिक्रिया क्विक रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? तो यह रखना है, इसे केरोसिन तेल के में अंदर में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी हम लोग सोडियम से संबंधित आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एलपी टेक्नीशियन या आरआरबी जेई द्वारा जितने भी पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। और अगला हम लोग आएंगे कैल्शियम। अगला मेटल क्या है? तो यह रखना है, अगला मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम से संबंधित जितने भी सवाल है वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम का रासायनिक परमाणु संख्या कितनी होती है? तो यह रखना 20। ठीक है, अगला सवाल आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षय का रंग कैसा होता है? तो यह रखना, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरती है तो उसका रंग सफ़ेद हो जाती है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। ठीक है, ये याद रखना, अच्छा सवाल था। अगला सवाल, जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो यह रखना 2। जिप्सम के क्रिस्टलन जल के रूप में पानी में 2 अणु मौजूद होते हैं। अगला सवाल आते हैं, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? शानदार सवाल है। तो यह रखना, चूने के पानी में रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। शानदार सवाल है। ठीक है, क्या है? तो यह रखना, चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला सवाल आते हैं, पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए क्या सही नहीं है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना, पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के साथ क्या सही नहीं है? तो यह रखना, अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है। अगला सवाल आते हैं, जिप्सम क्या है? तो यह रखना है, रासायनिक रूप से एक अवक्षेपित अवसादी सेल है, उसे जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो यार में कुछ देश में जो फल को क्विक पकाने के लिए, तुरंत पकाने के लिए मतलब आर्टिफिशियल जो तैयार किया जाता है वह किसके साथ? तो यार में कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है फलों को तुरंत पकाने के लिए यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। आरआरबी जेईई द्वारा पूछा गया, एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? तो यार ना कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र ये होती है कैल्शियम, ठीक है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो यह रखना है, एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र
CA3PO4 इन होल ट्वाइस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, कौन सी गैस? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बहुत ही शानदार सवाल है, LP द्वारा पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रसायन जल में घुलनशील नहीं है, कौन सी रसायन जल में घुलनशील नहीं है? ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है। तो यह रखना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट CaC3, यह जो है RRB NTPC 2017 में पूछा गया। ये CaC3 जो है जल में घुलनशील नहीं होती है। अगला सवाल आते हैं, रसायन जल में घुलनशील नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, तो यह रखना चूने का पानी एक रूप नहीं है। अगला सवाल, रक्त के जमने के लिए कौन सी आवश्यक खनिज चाहिए? तो यह रखना रक्त के जमने के लिए, मतलब जो प्लेट्स बनने के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यक जरूरी है शरीर में। याद रखना कैल्शियम जरूरी है। तो RRB JEE द्वारा पूछा गया सवाल। अगला सवाल, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह रखना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः जिप्सम के नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल था। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः जिप्सम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आते हैं, कैल्शियम से बना होता है कौन? तो यह रखना हमारा दांत जो है कैल्शियम और से बनी होती है और इसके जो दांत के ऊपर सबसे ऊपर में जो चमक होती है वह इनेमल से बना होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व वही है। ठीक है, अगला सवाल, चूना पत्थर एक तलजट्टी यानी अवसादी होती है जो मुख्यतः किसका बना होता है? तो चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निस्संक्रमण और कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ना कैल्शियम ओक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। निसंक्रमण और कीटाणुनाशक, कीटाणु मतलब कीटाणु को समाप्त करना है तो कैल्शियम ओक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ओक्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यही CaOCl2 कैल्शियम ओक्लोराइड। अगला सवाल आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो यह रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, वही सवाल है, RRB NTPC द्वारा पूछा गया सवाल। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, यही है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चौक कहा जाता है। यह रसायन पानी में घुलनशील नहीं है। अगला सवाल याद रखना है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? अच्छा, परमाणु संख्या 20 था तो द्रव्यमान लगभग डबल होती है, तो याद रखना 40 होती है। ठीक है, अगला सवाल, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अनबुझे हुए चूने मतलब पानी नहीं मिला हुआ है। अगला सवाल, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है? तो यह रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का रासायनिक नाम है, तो यह रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। याद रखना है, अगर जिसे किसी का हड्डी टूट जाता है तो जो प्लास्टर किया जाता है प्लास्टर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यह रखना है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका रासायनिक नाम हो गया, उसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम कहा जाता है। RRB ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है, अगर अम्लीय मृदा है उसको उदासीन करना है, मतलब आपकी ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया, आपने इतना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया तो अम्लीय ज़्यादा हो गया, उसको फिर समाप्त कैसे करें? तो याद रखना है बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का इस्तेमाल आप जो है, बुझा हुआ चूना हो या बिना बुझा हुआ चूना, दोनों का आप मिट्टी में छिड़क दीजिए, वह अम्लीयता खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्या है? तो क्षारक है, तो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण पैदा कर देगा, तो वो अम्लीयता समाप्त हो जाएगी। SSC JEE द्वारा पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह रखना है कैल्शियम ऑक्साइड। यह जो है एक यौगिक है, इसे सुखाने के एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यौगिक को सुखाने के लिए। अगला सवाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो यह रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। अगला सवाल आते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पाद के रूप में होती है? तो यह रखना कास्टिक चूना। बहुत ही शानदार सवाल, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कास्टिक चूना उत्पाद के रूप में
तैयार होती है। ठीक है, याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जब भी अभिक्रिया करेंगे तो याद रखना है कास्टिक चूना का इस्तेमाल मतलब उत्पाद बनेगा। अगला सवाल, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया गया। कैल्शियम मुक्त रूप में नहीं पाया गया। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान क्या है? तो यार ना क्लोरीन होती है ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। अगला सवाल आते हैं, किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है? तो यार ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको अगर पानी में घोल दिया जाए तो जिप्सम बन जाती है। ठीक है, याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में मिलाने पर जिप्सम का इस्तेमाल हो, जिप्सम मतलब बन जाती है प्रोडक्ट। अगला सवाल, चूना पुताई के दौरान यानी CaOH हॉल्ट वाइज हवा में CaO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है ताकि दीवारों में कौन सी पतली परत चढ़ जाती है? याद रखना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वह दीवार में परत लग जाती है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल था। अगला सवाल, कौन सी स्लैग्ड जो है लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया बनती है? तो यार ना CaO। ठीक है, CaO स्लैग लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करती है। ग्रुप डी द्वारा पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो यार ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही शानदार सवाल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। ग्रुप डी द्वारा पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, अनबुझा चूना कौन सा है? तो यार ना कैल्शियम ऑक्साइड जो है अनबुझा हुआ चूना है और बुझा हुआ चूना हाइड्रोक्साइड। खाली हाई आ गया तो याद रखना उसमें पानी मिला हुआ है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह केवल अनबुझा हुआ चूना है। अगला सवाल, दोनों ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो CaO। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो पानी आ गया मतलब H2 आ गया तो CaOH का हॉल्ट वाइज। अगला सवाल, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, याद रखना है कैल्शियम जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सब सूत्र जो है बेसिक नॉलेज है, ये सब याद रखना है, सवाल बनते हैं यहाँ से रेलवे में। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और इसमें अगर 1.5 अणु पानी हटा दिया जाए, सिर्फ आधा पानी अगर रख दिया जाए मतलब पानी को सोख लिया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। याद रखना है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ये हाफ रहेगा, याद रखना है हाफ रहेगा और 2 रहेगा तो और जिप्सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कौन करता है? याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दुधिया बन जाती है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होती है? तो याद रखना चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर वह दुधिया हो जाती है, ऐसा का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो जितने भी कैल्शियम से संबंधित सवाल था वो सारे सवाल जो रेलवे के द्वारा पूछा गया, SSC के द्वारा पूछा गया, वो सारे सवाल आपके सामने मैं प्रीवियस रूप में प्रस्तुत कर दिया हूँ। अगला हम लोग जो मेटल है वो उसके बारे में जानेंगे। अगला मेटल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से संबंधित जितने भी रेलवे हो, SSC हो, जहाँ कहीं भी पूछा गया सवाल वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए स्थिर बनाए रखिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 190 सवाल आपके सामने लेके आया हूँ, लगभग पौने घंटा या मतलब 50-55 मिनट में समाप्त हो जाएगा। चलिए एल्युमिनियम से संबंधित सवाल, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है? तो ये भी पहला ही सवाल जो है शानदार एकदम खिल्ली उड़ाने वाला सवाल था। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है प्रकृति में उभयधर्मी होती है, बहुत ही शानदार सवाल है, LP द्वारा पूछा गया सवाल। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी जो होती है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, धातु को आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता था लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता क्योंकि ये कठोर धातु है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कौन? तो यार ना ठंडे पानी हो या गर्म पानी, तो एल्युमिनियम जो है रिएक्शन नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए ज़्यादातर जो हम लोग जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं वो एल्युमिनियम का ही करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर, उसके बाद स्टील का भी करते हैं, लोहे का भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एल्युमिनियम का करते हैं। अगला सवाल, एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? AIN। ठीक है, AIN जो है वह एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल, भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला धातु, अगर धातु पूछेगा तो याद रखना है एल्युमिनियम सवाल जवाब देना है। ठीक है, याद रखना है एल्युमिनियम जवाब देना है अगर धातु पूछेगा तो, और अधातु पूछेगा यानी मतलब तत्व तो तत्व अगर पूछ देगा तो याद रखना है वह कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम होती है।
अच्छा, आपको एकदम जो है ना सवाल, आपसे एक सवाल यह है, अगर आप नहीं पता है तो कहीं से भी पूछ के आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। सवाल यह है कि एल्युमिनियम, मतलब आईएएस वाला सवाल है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है भूप्रपट्टी में, फिर भी वह लोहे से महंगा क्यों है, स्टील से महंगा क्यों है, और मतलब महंगा क्यों है, इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फिर भी एल्युमिनियम इतनी महंगा क्यों है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो है आईएएस वाला सवाल है। आप अगर नहीं पता तो आप कहीं से भी पता करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम बता ही देंगे। चलिए अगला सवाल, दुर्गंध नाशक में तत्व मौजूद होते हैं, तो दुर्गंध नाशक मतलब दुर्गंध नहीं होती है, समाप्त कर देती है, तो एल्युमिनियम। अगला सवाल, AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में बेंजीन में क्या मिलाना उदाहरण होती है, तो यह है जो एल्युमिनियम क्लोराइड में क्लोरीन मिलाया तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो AlCl3। अगला सवाल आते हैं, धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, एल्युमिनियम को धातु कार्बन अपचयन के द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आते हैं, पदार्थ जो है चमकदार दिखाई देता है, कौन, तो यार एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम चमकदार दिखाई देता है। RRB JEE 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस यौगिक का नाम क्या है जो इसका सूत्र Al2SO4(3), ठीक है, जिसका व्यक्त किया जा सकता है, मतलब ये जो है एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, धातु ऑक्साइड में हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए धातु जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, उसे क्या नाम है, यह ना एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है धातु ऑक्साइड हो या हाइड्रोजन के साथ निर्माण करने के लिए है, धातु जलवाष्प का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आते हैं, Al2SO4 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो यह रखना है 56.1%। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिल्वर, ठीक है, सिल्वर से संबंधित जितने भी सवाल रेलवे के द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल स्थिर बनाए रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि सिल्वर का जो है, हाँ, धातु सबसे अधिक आधारवर्धनीयता कौन है, आधारवर्धनीयता किसको बोलते हैं, तो याद रखना आधारवर्धनीयता मतलब इसको पीटने से चादर बन जाता है, और इतना चादर पतला चादर बन जाता है फिर भी टूटता नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा आधारवर्धनीयता इसी में है, तो याद रखना Ag यानी सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, कौन, तो याद रखना धातु जो है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया नहीं करती है, वह कौन सा धातु है, तो यार ना चांदी। चांदी जो होता है वह उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, LP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर क्या यौगिक बनता है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, खांसी आ गया। चलिए Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन को संयुक्त होने पर क्या यौगिक बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, बेसिक ही है। अगला सवाल, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन सा है, तो यह ना है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, वही सिल्वर, Ag। अगला सवाल आते हैं, इनका विलयन श्याम तथा श्वेत फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये जो है सारे फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आते हैं, प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाला कौन सा धातु है, तो यार सिल्वर यानी चांदी। अगला सवाल, धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, तो यार वही चांदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक नोबेल धातु कौन सा है, तो यार ना एक नोबेल धातु, उत्कृष्ट धातु जो है वह चांदी है। उत्कृष्ट गैस अलग होती है, उत्कृष्ट धातु अलग होती है, याद रखना है। उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस कौन सा है, वही हीलियम, नियोन, सोडियम, जो 18वें समूह में पाया जाता है, ठीक है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, रेडन, जेनॉन, ये सारे उत्तरी नोबेल गैस है, और ये जो है चांदी और नोबेल धातु है, ये याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, जब सिल्वर क्लोराइड को
सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाती है? तो यह रखना सिल्वर धातु। ठीक है, सिल्वर धातु के कारण जो है सिल्वर क्लोराइड का रंग भूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सी है? तो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी होती है, सिल्वर होती है, एजी होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो कौन सी गैस बनती है? तो यार ना ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन यहाँ भी है तो ब्रोमीन गैस ही निकलेगा। ठीक है, चलिए एजी से संबंधित जितने भी सिल्वर से संबंधित वो सारे सवाल देख लिए। अब हम लोग आते हैं गोल्ड यानी 16 से संबंधित जितने भी सवाल है वो देखेंगे। सोना को सबसे पहले कैसे लिखा जाता है? तो AU के। ठीक है, तो धातु मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है? यार ना सोना। सर्वाधिक आधार वर्धनीय धातु कौन सा है? तो यार ना सोना है। और याद रखना चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? याद रखना ब्लीचिंग पाउडर। ये अलग सवाल। ओरम कहा जाता है किसको? तो याद रखना सोना को ओरम कहा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। धातु सबसे अधिक तन्यता कौन होती है? याद रखना सोना। तन्यता मतलब इसको खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, और याद रखना अगर 1 ग्राम सोना से ना लगभग 1 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक मतलब तार बनाया जा सकता है। सोचिए कितना इसमें तन्यता पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं, सोना निम्नलिखित में से क्या घुलनशील रहती है? यार ना एक्वारेज। एक्वारेज या घुलनशील रहती है सोना में। अगला सवाल हम लोग आते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक, अगला तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम से संबंधित सवाल आते हैं। चलिए पोटेशियम का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो यार ना 19। ये याद रखना है। पोटेशियम रासायनिक सूत्र जो है परमाणु संख्या 19 होती है। रासायनिक सूत्र बोल दिए, परमाणु संख्या 19 होती है। और पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होती है K2SO4। इसे निरूपित कैसे किया जाता है? तो याद रखना पोटेशियम सल्फेट के रूप में निरूपित किया जाता है। अगला सवाल आते हैं, धातु कौन से धातु जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है? तो यार ना पोटेशियम ठंडे पानी के साथ बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया कर लेती है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और टेक्नीशियन में पूछा गया। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को जो है वह पेयजल को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। क्यों? यार ना यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी जो तत्व है वह रासायनिक प्रतीक लैटिन में कैलियम कहलाता है, इसीलिए इसे के से लिखा जाता है। ठीक है, तो यार ना पोटेशियम का रासायनिक जो लैटिन नाम है वह कैलियम है और इसे के से निरूपित करता है। इसका परमाणु संख्या 19 है, ये याद रखना है। अगला सवाल, जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यार ना एल्लम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, फिटकरी किसका उदाहरण है? तो यार ना है दवित लवण का एक इस्तेमाल फिटकरी के रूप में किया जाता है। अगला सवाल आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र क्या है? तो यार ना है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र है। अगला सवाल, इस धातु को तेल में रखना आवश्यक है? तो यार ना पोटेशियम तेल में आवश्यक रखना जाता है, पोटेशियम और सोडियम को। चलिए हम लोग आते हैं अब अगला तत्व, आयरन यानी लोहा से संबंधित सवाल। इसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो लोहा को। पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, कौन? तो जंग लगने से। अगर लोहे को कोई नुकसान पहुंचाता है तो यह रखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में जंग लगना बहुत बड़ा समस्या बन जाता है लोहे का। ठीक है, उसका जो है एज घटा देता है। अगला सवाल, जंग रोधी इस्पात में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होती है? तो यह रखना टंगस्टन उसमें उपस्थित नहीं होती है। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील जो है किसके कारण जंग रोधी है? तो याद रखना है स्टेनलेस स्टील जो है इसमें जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। बहुत ही घंटा सवाल है, याद रखना है इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि वह स्टील नहीं जंग लगे। अगला सवाल, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एक लाल भूरे रंग की परत बढ़ जाती है। इस भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? यार इसी जंग कहा जाता है। ठीक है, जंग लगने से लोहे का भार कम हो जाता है। आपसे सवाल कर रहे हैं कि जंग लगने के बाद लोहे का भार कम हो जाता है, भारी हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देखते हैं अगर सवाल आ जा रहा है तो बता देंगे। अगला सवाल, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसका भाप का इस्तेमाल किया जाता है? यार ना आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर उत्पाद किससे बनते हैं? तो यार ना फेरिक ऑक्साइड, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट ट्यूब के गर्म करने पर। नेक्स्ट,
आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय रासायनिक सूत्र क्या है, तो फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। ठीक है, अगला सवाल आते हैं जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो यार हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड का तैयार होती है। अगला सवाल आते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, यार 7। अभी हम लोग पढ़े 7 अणु फेरस सल्फेट में होती है। अगला सवाल आते हैं आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या निर्मित होती है, तो यार आयरन को अगर हवा में जला दिया जाए, मतलब हवा में छोड़ दिया जाए, तो यार Fe2O3 जो है फेरस ऑक्साइड बन जाती है। अगला सवाल आते हैं संक्षारण एक गंभीर समस्या है, तो सबसे जल्दी किसमें संक्षारण लगती है, वही लोहा में। बहुत बड़ी समस्या है लोहे। अगला सवाल लोहे में जंग लगना मतलब रंग कैसा होता था, लाल भूरे रंग का होता है। अगला सवाल फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र कौन सा है, यार है FeCl2। ठीक है, चलिए सवाल आपसे 2 सवाल किए हैं। फिर जो लोहे में जंग लगती है तो उसका भार वजन बढ़ जाती है, घट जाती है, या कोई परिवर्तित नहीं होती है, ये सवाल था। और उससे पहले भी एक सवाल किए थे जो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम धातु दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर भी इतना महंगा क्यों। ये सवाल आप IAS वाला जो है ना, ये इंटरव्यू वाला सवाल है। आप अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से संबंधित सवाल जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है तो यौगिक कौन सा उत्पन्न होती है, यार मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला सवाल आते हैं एप्सम सॉल्ट किसके नाम से जाना जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है, यार एप्सम सॉल्ट। अगला सवाल आते हैं मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यार घुट्टी में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बर्तनों तथा कपड़ों में बादामी धब्बे पानी में अत्यधिक मात्रा में इसकी उपस्थिति संकेत देता है, तो यार मैग्नीज की उपस्थिति का संकेत देता है। अगला सवाल आते हैं मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलता है और एक किस रंगीन का पाउडर में बदल जाती है, तो यार सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाती है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, शानदार सवाल था। अगला सवाल मैग्नीशियम क्लोराइड किस में विलय है, यार जल में विलय है मैग्नीशियम क्लोराइड। शानदार सवाल है। अगला सवाल MgO का विलयन क्या हो, यार उदासीन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न हो जाती है जिसे क्या बनाने में पानी में घोला जाता है, यार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल, अच्छा अगला जो एलिमेंट है वह है सीसा। सीसा से संबंधित सवाल देखते हैं, और ज़्यादा नहीं बचे हमें, समाप्त होने वाली। ठीक है, चलिए सीसा से संबंधित जितने भी सवाल है वो सारे सवाल। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस निकलती है, तैयार है नाइट्रोजन नाइट्रेट ऑक्साइड गैस निकलती है, NO2 जो है गैस निकलती है। अगला सवाल लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है, तो लेड ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होती है, तो यार लेड क्लोराइड का निर्माण होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पारा से संबंधित सवाल अमलगम बनाने में के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो यार पारा। पारा जो है अमलगम बनाने में एक आवश्यक महत्वपूर्ण धातु होती है पारा, मरकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं धातु जो है कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यार पारा। ठीक है, मरकरी Pb। तो याद रखना है, देख रहे हैं कहाँ कहाँ पूछा गया, RRBLP, SSC CGL, SSC CHS 10+2 JE द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, यार मरकरी को, यही पारा को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व को प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यार मरकरी। ठीक है, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व को जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है उसका इस्तेमाल मरकरी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल बनी रहती है, इसका क्या कारण है, बहुत ही शानदार सवाल। तो यार पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल बनी रहती है। इसका कारण है कि इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो यार पारा
सबसे कम अभिक्रियाशील पारा धातु है। नेक्स्ट, थर्मोमीटर में कौन सा तरल धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह ना पारा। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। थर्मोमीटर जो हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, बुखार उखार हो गया या कोई भी, तो उस टेम्परेचर में देखिए अंदर में लिक्विड रहेगा, उस लिक्विड का जो लिक्विड किस चीज़ का रहता है? तो यार ना पारा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉपर, जिंक और टिन से संबंधित जितने भी सवाल बनने के चांसेस है और जो बना गया है। अगला सवाल, तांबे और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? तो यह रखना है, उसमें Sn जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है, उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह कौन सी धातु होती है? यार ना तांबा। तांबा अगर कुछ देर तक आप हवा में रख दिए तो उसमें हल्की सी बेसिक कार्बोनेट का परत चढ़ जाती है, हालांकि उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन हल्का सा अगर बहुत गौर से देखिए तो दिख जाएगा। वह कौन सी परत है? तो यार ना बेसिक कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, तांबा में लग जाती है। अगला सवाल, लोह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना, लोह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल, क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट, ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसका निर्माण के कारण हरे रंग में हो जाती है? तो यह है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका निर्माण के कारण हरे रंग में हो जाती है। अगला सवाल आते हैं, किसके प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करती है और जंग से बचाव लगता है? तो वह गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जंग से बचाने का यही प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखना, जंग लगने से, रस्टिंग। जंग लगने से आपको बचाए जाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा, उसके ऊपर परत जो है लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब जो है आपको जंग लगने से बच जाएगी। नेक्स्ट, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि मतलब जिंक कॉपर सल्फेट जो है विलयन से कॉपर से अलग हो जाती है। क्यों? कॉपर की तुलना में जो है ना वह जिंक अभी अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या मिलता है? तो यह ना जिंक सल्फेट बनता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह रखना, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होती है, 5 अणु इसमें पानी होती है। नेक्स्ट, लचीला और कोमल कौन होता है? यह रखना, तांबा। अगला सवाल, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर क्या विस्थापित हो जाती है? तो यह रखना, तांबा जो है विस्थापित हो जाती है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, कहाँ? तो यह रखना है, जब जिंक सल्फेट को मिश्रण में कॉपर धातु डुबाया जाता है तो यह रखना है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, जिंक सल्फेट और कॉपर धातु में डुबाया जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगला सवाल, गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया होती है, तो वह कौन सा गैस है? तो यार हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भोजन के बर्तनों में टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं? बहुत ही कंटाप सवाल। भोजन के जो बर्तन है उसमें टिन की परत लगाया जाता है, जिंक का क्यों नहीं? क्योंकि टिन जो है, जिंक जो है टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, यह शानदार सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना लेती है, कौन? तो जिंक। जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना लेती है बहुत ही आसानी तरीके से, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहा कौन सा है? तो जिंक लेपित लोहा को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, नीला थोथा का दूसरा नाम, बहुत बड़ा सवाल है यह, नीला थोथा वाला सवाल यहाँ से बनता है। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो यह रखना है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अन्य अधातुओं से संबंधित जितने भी सवाल, और अंतिम यही टॉपिक रहेगा। चलिए, सवाल है कि भूपर पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है तो यार ना भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और अगर धातु पूछे तो एल्युमिनियम, और दूसरा सबसे ज़्यादा अगर तत्व पाया जाता है तो वह है सिलिकॉन। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, मैग्नीज के बारे में क्या सही नहीं है?
तो उच्च तापमान स्तर पर वह प्रतिरोध को प्रभावित करता है, ये गलत है। अगला सवाल, धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन? तो यह रखना है पीटी, प्लैटिनम। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह रखना है सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला सवाल आते हैं Li, ठीक है। LiAlH4 सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है? यह दोनों एक अपचायक एजेंट है। RRB SSE 2014 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है उसे क्या कहा जाता है? यह उसे पारा या गैलियम कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्या है? तो यह अपना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसी को कहा जाता है क्वार्ट्ज, ठीक है। घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है क्वार्ट्ज, वह होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्यों? मतलब कौन से धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो यह रखना सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम जो है वह धातु के वायु के साथ, हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जो आभूषण पहनते हैं ना, ज्वेलरी पहनते हैं ना, वो सोने का रहता है और हवा में आराम से उसको ले दे के चलते रहे। क्यों? क्योंकि हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला सवाल, धातु जो है किसे हथेली पर रखने से पिघल गया? तो गैलियम और CS, ये क्या है? ठीक है, गैलियम एगो है और CS, ये दोनों जो है हथेली पर रखने पे पिघल जाता है। अच्छा, सोडियम भी पिघल जाता है, हालांकि वो तो आग लग जाएगा। नेक्स्ट, धातु का क्षय नहीं होती है, तो यह रखना प्लेटिनम। अधातु खनिज है, तो यह रखना है जिप्सम। टंगस्टन का गलनांक क्या है? 3380 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतिम सवाल यही था। 190 सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम एक से सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बहुत ही ज़ोरदार स्वागत रहेगा हमारे YouTube चैनल क्लास मॉनिटर में, क्योंकि हम जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर सवाल हो, MCQ हो, वन लाइनर हो, वो सारे सवाल आपके सामने अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज प्रस्तुत करते रहता हूँ। इसी वीडियो में, इसी चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और हर समय तक मिलते रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। और फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।